सो हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मेरे ग्रुप वन के पेपर्स कैसे रहे, मेरा क्या रिव्यू है पेपर को लेके। तो मैं ऐसे ओवरऑल रिव्यू नहीं बताऊंगी कि ऐसा पेपर रहा ऐसा पेपर रहा। मैं क्वेश्चन वाइज रिव्यू करने वाली हूँ, मतलब हर एक क्वेश्चन जो मैंने अटेम्प्ट नहीं भी किया वो भी मुझे कितना आता था, कैसा था, उसके बारे में भी मैं रिव्यू करूंगी। सबसे पहले अकाउंट्स के पेपर का रिव्यू करते हैं। तो अकाउंट्स के पेपर में एमसीक्यू जो थे मुझे थोड़े से लेंदी लगे। एमसीक्यू का तो मैं ओवरऑल बता देती हूँ कि मुझे लेंदी सी लगे थे, मतलब ऑलमोस्ट सारे बन जाए ऐसे ही थे अगर एएस आते हो तो। बट कुछ एमसीक्यू थोड़े से ट्रिकी भी थे, बट ओवरऑल लेंदी बहुत थे। हो सके ऐसे थे बट लेंदी थे, उस वजह से मैंने ना कुछ एमसीक्यू में तुक्का लगाया। मुझे लगाना पड़ा, आते हुए लगाना पड़ा क्योंकि टाइम ही नहीं था। फिर बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव पोर्शन की। तो डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चन नंबर वन वन जो था सबसे पहले 16 के ऊपर था, तो वो तो सही क्वेश्चन, ऐसा रिपीटेड क्वेश्चन ही था, कोई नया क्वेश्चन नहीं था। फिर बात करते हैं AS15 था दूसरा। तो AS15 वाला मैं मतलब वहीं स्किप करके गई थी। AS15 मुझे समझ नहीं आता था, मतलब मैं उसके बेसिक क्वेश्चन करे थे और ये वाला क्वेश्चन रिपीटेड था MTP या किसी पुराने पास्ट पेपर से। पर मैं करने वाली थी, मैंने एक बार देखा भी था बट, और मेरे दिमाग में भी था थोड़ा सा, लेकिन मैंने पता नहीं एग्जाम में क्यों नहीं किया ये। और मैं लास्ट में करने वाली थी ऐसा सोच के एक पेज छोड़ के चली गई, बट एंड में मुझे करने का समय ही नहीं मिला। समय ही नहीं मिला, समय। फिर था AS20। तो AS20 तो ठीक ठाक सवाल ही था, इजी ही था, वो भी बन जाए ऐसा ही था। मतलब जिसने एएस किए हो उसके लिए क्वेश्चन वन इजी था, और जिसने नहीं किया उनके लिए हार्ड था, और जिसको थोड़े थोड़े आते हैं उनके लिए एवरेज था, जैसे कि मैं। तो मुझे दो क्वेश्चन आते थे, तीस वो वाला नहीं आता था। फिर क्वेश्चन टू जो था, क्वेश्चन टू इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन शेयर सरेंडर के बारे में था। तो ये भी इजी सवाल था और ये थोड़ा मुझे लेंथी लगा ये सवाल, तो मैंने इस सवाल को ना स्किप किया था। मतलब बेवकूफ़ मत समझना, मैंने इसलिए स्किप किया क्योंकि मुझे अमालगमेशन वाला आता था। तो मैंने अमालगमेशन करना सही समझा, तो ये सही ही हुआ, मतलब ऐसा नहीं है कि ठीक ही है। फिर था क्वेश्चन नंबर थ्री में था बायबैक, और उसकी तीन वो वाली टेस्ट जो है वो पूछे थे, और उसमें फिर मिनिमम जितना हो सकता था उसकी एंट्रीज डालनी थी। तो ये तो सवाल सही था भाई, सही सवाल था। और AS13 का दूसरा सवाल था, वो भी सही सवाल, मतलब ये पूरा सवाल ही ईजी था। बट मेरे से यहाँ पे ये हो गया कि मैंने बायबैक की वो तीन टेस्ट लिख दी और फिर मैंने एंट्रीज नहीं डाली। मैंने सोचा मैं एंड में डाल दूंगी, दूसरे सवाल कर लेती हूँ, इसमें यहाँ टाइम लगेगा, ये तो फटाफट हो जाएगी। ऐसा सोच के नहीं डाली और एक पेज उसका छूट गया, तो मेरा वो छूट गया उस वजह से। तो मेरा काफ़ी छूटा यार अकाउंट्स में। और ऐसी कुछ चीज़ें भी हो गई थी मेरे अकाउंट्स के पेपर में, जिस वजह से मेरा थोड़ा मैं डिस्टर्ब रही पूरे पेपर में। तो वो चीज़ भी मैं बाद में शेयर करूँगी, अभी बताने का मन नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 जो था वो था हमारा अमालगमेशन के बारे में था। अमालगमेशन तो चलो मुझे आता था, तो मैंने ये कर दिया था अमालगमेशन वाला। इसमें पीसी वगैरह जो फाइंड करना था पूरा नहीं हुआ था, ये भी बैलेंस शीट मेरी इसमें भी टैली नहीं हुई थी। पर हाँ, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मैंने कर दिया था, तो आई थिंक मुझे आधे नंबर तो देंगे। फिर कंसोलिडेशन वाला सवाल मैंने सबसे पहले किया था, तो ये भी सही इजी सवाल था, बट इसमें मैंने ये गलती कर दी है, जो इंट्रा ट्रांजेक्शन वाला जो फोर्थ पॉइंट था उसका एक इफेक्ट ही दिया, दूसरा देना भूल गई मैं। तो उस वजह से बैलेंस शीट टैली नहीं हुई। फिर क्वेश्चन नंबर 6 जो था, सिक्स में ब्रांच वाला जो था मैंने वो हाफ ही किया था, आधा ही किया था। उसमें जितनी इन्फॉर्मेशन इसमें दी थी उतना ही किया था। फिर ये डिविडेंड वाला पूछा था, 3 साल के कितना होता है ये वो मतलब वो तीन कंडीशन ही लिखनी थी डिविडेंड की। एंड AS24 वाला जो थियरी सवाल था वो भी मुझे आता था, और ये 19 का सवाल भी आता था। इजी टू एवरेज, और लेंथीनेस की वजह से एवरेज बन जाता है ये पेपर, वरना मेरा तो काफ़ी ज़्यादा लिख देती मैं यार, मेरे अच्छे से मार्क्स बढ़ सकते थे इसमें आराम से। बट टाइम बहुत कम हुआ। अब बात करते हैं लॉ का पेपर कैसा था। तो लॉ में जो MCQs थे वो थोड़े लेंथी थे, उसकी केस स्टडी बहुत लंबी लंबी थी सारी। बट पता है मैंने तो सारे MCQ ना बिना के, मतलब ऑलमोस्ट मैंने MCQ बिना केस स्टडी के ही सॉल्व किए थे लॉ में। मतलब पता नहीं क्यों मुझे बिना केस स्टडी मेरे सॉल्व हो रहे थे। तो ये भी मैं बताऊंगी मेरे जब रिजल्ट आ जाएगा, उसके पॉजिटिव रिजल्ट आएगा उसके बाद मैं आपको शेयर करूंगी कि मेरी क्या स्ट्रेटजी रही थी इन तीनों सब्जेक्ट्स के लिए। तो अब डिस्क्रिप्टिव पोर्शन जो है उसकी बात करते हैं लॉ के। तो क्वेश्चन 1 जो था बहुत ही इजी था, सबका बन ही गया होगा, मतलब बहुत इजी। आई मीन कि क्वेश्चन 1 थोड़ा मॉडरेट लेवल का ही था, सबको आ जाए ऐसा ही बनाया हुआ था इन्होंने। कि पहला सवाल जो था डिविडेंड का था, दूसरा सिक्योरिटी प्रीमियम पे था, और तीसरा फेमा था। तो फेमा में शायद हो सकता है किसी को समझ ना आया हो, बट मतलब मुझे तो समझ आ गया था ये। मेरा तो ये बन गया था फेमा वाला सवाल भी। तो मेरा पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूरा बन गया था। फिर दूसरा क्वेश्चन जो था उसमें था पहले
सबसे पहले इन्होंने यही पूछा प्रॉस्पेक्टस वाला, तो ये भी देखा देखा सा, मतलब बने ऐसा क्वेश्चन ही था ये थोड़ा थोड़ा, तो प्रोविजन एटलीस्ट मैं लिख के आई हूँ इसमें। फिर था डिपॉजिट्स, डिपॉजिट की जो एलिजिबल पब्लिक कंपनी वाला जो था, लिमिट्स लिमिट्स, तो लिमिट्स पूछी थी, तो वो लिमिट मुझे आई थी। सी वाला जो पार्ट था, जनरल क्लॉज एंड कॉस्ट ऑडिटर, भाई कॉस्ट ऑडिटर, कॉस्ट ऑडिटर, कॉस्ट ऑडिटर क्यों पूछा होगा, मतलब ऐसे फालतू सवाल। देखो मतलब फालतू तो नहीं, मतलब उसको हम ऐसे छोड़ देते हैं यार नॉर्मली। तो मुझे उसकी लिमिट्स पता नहीं थी, बट फिर भी मैं लिख के आई हूँ जनरल क्लॉज वाला जो जितना थोड़ा थोड़ा पता था उस हिसाब से, तो कुछ तो लिख के आई हूँ मैं उसमें, पर मुझे भी नहीं पता मैं क्या लिख के आई हूँ। फिर क्वेश्चन नंबर 3, तो मतलब क्वेश्चन 2 ओवरऑल मेरा मॉडरेट गया, मॉडरेट। फिर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, तो 3 में रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस चेंज, ये सब वो सब इनकॉर्पोरेशन से पूछा था कुछ, मैंने ये सवाल स्किप किया था, मैंने ये सवाल नहीं लिखा था। इसमें चार्जेस पूछा था और देन इंटरप्रिटेशन पूछा था, तो ये सवाल ही मैंने स्किप किया था। तो इस सवाल में तो मेरा कोई रिव्यू, मतलब चलो आता था, इसमें चार्जेस का और इनकॉर्पोरेशन का मैं लिख सकती थी, इंटरप्रिटेशन नहीं आता था मुझे। फिर क्वेश्चन नंबर 4 था, वो था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कौन साइन कर सकता है ओपीसी के केस में और नॉर्मल केस में, तो वो चलो मैंने वो भी लिखा था, मुझे थोड़ा थोड़ा याद था उस वक्त, तो एंड एंड में पढ़ा था तो याद था। फिर एलएलपी की वो कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट वाली प्रोविजन के बाद मैंने वो एंड एंड में पढ़ा था एक बार, तो मुझे वो भी थोड़ा थोड़ा याद था, तो वो भी मैं उस हिसाब से ही लिख के आई। और फिर इंटरप्रिटेशन में तो मैं कुछ लिख के आई हूँ, जो भी लिख के आई हूँ वो मुझे भी नहीं पता है मैं क्या लिख के आई हूँ, तो वो मैं जब आएगा फिर मैं बताऊंगी मैंने क्या लिखा है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 और 6, 5 और 6 मुझे, देखो एक पहला सवाल और एक फिफ्थ सवाल, ये दोनों सवाल मेरे बहुत अच्छे से बने, पूरे सवाल पूरे के पूरे। और और जो सिक्स्थ वाला सवाल था वो भी मेरा ऑलमोस्ट बहुत अच्छा बना है, फेमा वगैरह का। एंड बीच में वो 2 और 4, उसमें मेरे मतलब मॉडरेट मॉडरेट रहे, मतलब ओवरऑल मेरे ये गिन लो 2 सवाल बहुत अच्छे गए और 3 सवाल मॉडरेट रहे। तो पता नहीं अब कितने मार्क्स आएंगे, मैं मार्क्स आएंगे उसके बाद शेयर करूंगी। क्वेश्चन नंबर 6 जो था उसमें पार्ट 1 जो था वो मुझे नहीं, सॉरी मैं 5 में थी, सॉरी सॉरी 5 में, तो 5 में जो सबसे पहले था फॉरेन कंपनी के ऊपर पूछा था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला सवाल था, तो ये मुझे बहुत अच्छे से आता था। फिर क्वेश्चन नंबर 2 जो था कि कौन एलएलपी में जो है, मतलब सॉरी एलएलपी में एड्रेस चेंज वगैरह क्या मेंशन कितने दिन, तो ये भी आता था। क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने वो ए वाला जो था वो नहीं लिखा था, मतलब जो और में जो होता है ना दूसरा, वो लिखा था मैंने। तो उसमें 1.2% टोटल वोटिंग पावर ये सब था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के बारे में जो था, स्पेशल नोटिस प्रोविजन वो था, तो मैंने सेक्शन वाइज उसको लिखा था, उसका प्रोविजन लिखा था और देन कंक्लूजन उसका लिखा था उस हिसाब से। फिर जो बी था उसमें भी लिमिट्स थी, XBRL वाली लिमिट, तो लिमिट जो थी मतलब मुझे एक लिमिट, मतलब मुझे थोड़ा कच्चा पक्का याद था, बहुत अच्छे से याद नहीं था, उस वजह से मैं मतलब ये लिख के तो आई लेकिन मैंने इनका इसका कंक्लूजन जो था वो गलत लिख दिया। एंड क्वेश्चन नंबर सी, उसमें आरबीआई अप्रूवल वाली जो, मतलब ये भी मुझे थोड़ा एवरेज ही लगा ये सवाल, मतलब ये पूरा सवाल एवरेज ही रहा, ओवरऑल लॉ का पेपर एवरेज रहा मेरा। तो अब बात करते हैं भयानक पेपर जो इस बार पूछा था, जो कि है टैक्स। तो टैक्स की बात करें सबसे पहले, तो एमसीक्यू की सबसे पहले बात करें तो जीएसटी में एक इनपुट टैक्स क्रेडिट से केस स्टडी पूछी थी, तो वो अच्छी थी केस स्टडी। मैं हर बार उस चीज़ को अच्छे से देख के, इस बार तो मैंने बहुत अच्छे से देखा था वो कैपिटल वगैरह का, कि उसमें क्या होता है क्या, तो मुझे मेरे से वो केस स्टडी सॉल्व हो गई। टैक्स में तो मैंने बहुत अलग तरीके से स्ट्रेटेजी अपनी करी थी इस बार, जो मेरे मार्क्स आएंगे उसके बाद में बताऊंगी जो मेरी क्या स्ट्रेटेजी थी, क्योंकि मैंने तो अपने मार्क्स देखो अज्यूम करे हैं कि इतने आएंगे मेरे, बट जो मार्क्स आएंगे एक्चुअल में उसके बाद में शेयर करूंगी कि मैंने अपनी क्या अप्रोच रखा, क्या स्ट्रेटेजी रखी थी। सबको ये पेपर हार्ड लगा था, बट मेरे लिए ये एवरेज ही था पेपर मुझे, और ये लेंथी भी नहीं था मेरे लिए। टैक्स वाले एमसीक्यू जो थे वो भी एवरेज ही थे, और जीएसटी वाले जो थे ऑलमोस्ट सबको हार्ड लगा, हो सकता है सब घूम जाए ऐसा था वो, बट सॉल्व्ड हो सकता था वैसा भी था, मतलब मेरे से सॉल्व हो गया ऑलमोस्ट, सारे एमसीक्यू सॉल्व हो सके ऐसे थे। फिर देखते हैं अपना अ, सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव पोर्शन ऑफ टैक्स कि ये मेरा कैसा रहा। तो सेक्शन ए जो महाभयानक सवाल हमारा 15 मार्क्स का, तो उसमें मैंने कितने सही किए एडजस्टमेंट, कितने गलत किए वो भी मैंने देख लिया, मैंने सॉल्यूशन देखा विजय शारदा सर का, मैं उन्हीं से पढ़ी हूँ।
तो मैंने उन्हीं का सॉल्यूशन देखा और मतलब इसमें मेरे हाफ पॉइंट सही है, हाफ पॉइंट गलत है, तो उस हिसाब से मुझे मार्क्स देंगे। और मैंने ना टोटल इनकम के सारे सवाल लगा रखे थे, फिर भी ऐसा हुआ। तो मतलब जिन्होंने सारे नहीं लगाए हो सकते हैं उनके लिए तो ये ऑब्वियसली ये सवाल ही हार्ड हो जाएगा पूरा, क्योंकि समझ में आया ऐसा सवाल ही नहीं था ये पहला सवाल। अच्छे अच्छे टीचर्स भी बोल रहे हैं कि ऐसा सवाल था, तो हम तो घूम ही जाएंगे। फिर टोटल इनकम के बाद जो सवाल था, एच वाला सवाल जो था, एंड TDS TCS, तो मैं TDS TCS जो है वो इस बार मैंने उसका पूरा चार्ट बनाया था और मैंने अच्छे से उसको याद भी किया था। तो इस वजह से TDS TCS इस बार मैं कर पाई। ऐसा नहीं कि करके जाओ एग्जाम में भूल जाते, ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ। तो TDS TCS में कर पाई। एंड HUF का रेसिडेंशियल स्टेटस बताना था और उसकी एग्रीकल्चर इनकम वगैरह, तो एग्रीकल्चर इनकम वाला पार्ट मैंने अच्छे से सॉल्व कर दिया। बट मैंने एक गलती कर दी कि ये स्टे आउटसाइड इंडिया वाला जो लाइन था वो पढ़ना भूल गई। HUF वाला जो सवाल था, मतलब काफ़ी लोग इसमें घूम भी सकते हैं, काफ़ी लोगों को पता नहीं होता ना कि HUF का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे फाइंड करें, कैसे क्या होता है, तो उसमें घूम भी सकते हैं काफ़ी लोग। तो मतलब ये क्वेश्चन नंबर 2 जो था ओवरऑल मेरा एवरेज रहा, तो 1 और 2 दोनों एवरेज रहे मेरे। देन अगर क्वेश्चन 3 की बात करें तो हमें ऐसा होता है कि कोई भी 3 क्वेश्चन लिखने होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो था का आता था मुझे, मेरे हाथ में जब पेपर आया सबसे पहले सवाल मैंने लिखा क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि हर बार हर स्टूडेंट ये करता है कि क्लबिंग सेट ऑफ वाले सवाल जो होते हैं उनको मतलब बहुत ईजी है ऐसा समझ के नहीं करते, क्योंकि टाइम नहीं होता हमारे पास। और रिटर्न वाला तो स्किप ही करते हैं, मोस्टली स्किप करते हैं। बट मैंने उसी पे फोकस किया था इस बार। इस बार मैंने क्लबिंग सेट ऑफ एंड रिटर्न के ऊपर फोकस किया था। तो उस वजह से जहाँ पे मार्क्स सबके कटते हैं वहाँ पे मेरे मार्क्स मुझे लगता है कि मुझे मिलेंगे। तो ऐसा मेरा टैक्स का एवरेज ही रहा पूरा सब कुछ। MCQ के साथ अगर टैक्स की बात करें तो वो एवरेज रहा। तो GST की बात करते हैं तो GST में जो पहला सवाल था वो भी कुछ एडजस्टमेंट उसमें थे जो समझ में नहीं आए। एक दो चीज़ें जो थी वो समझ नहीं आई थी, ऑलमोस्ट मुझे एवरेज लगा ये भी। एंड इसका जो बी पार्ट था, बी पार्ट इज़ वेरी इजी। मतलब जिसने सबसे पहले पेपर खोला और उसमें सबसे पहले GST में चले गए होंगे उनके लिए ये बहुत अच्छा रहा होगा। मैंने सबसे पहले GST खोला, GST ही किया। मैंने 15 मिनट के अंदर ही मेरा GST पूरा, मतलब क्या मुझे लिखना है उसमें क्या नहीं लिखना वो सब कुछ डिसाइड कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर बी बहुत सही सवाल था, पूरा मेरा बन गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 6 जो था वो TOS के ऊपर था। TOS में बहुत अच्छे से करके गई थी, तो TOS भी मेरा अच्छे से बन गया। एंड उसका जो बी पार्ट था वो भी मेरा अच्छे से हो गया था, बन गया था। एंड क्वेश्चन नंबर 7 मैंने नहीं किया था, उसका बी पोर्शन मुझे आता था और ए पोर्शन भी आता था। बट थोड़ा मुझे ऐसा डाउट था कि सही होगा या नहीं होगा, तो मैंने उसको स्किप ही किया क्योंकि टाइम टेकिंग भी था वो सवाल। तो मैंने इससे अच्छा सोचा कि क्वेश्चन नंबर 8 ही लिख देती, क्योंकि वो सही था। उसमें क्रेडिट नोट पूछा था एंड ऊपर तो सप्लाई है या नहीं ये स्केड्यूल, तो ये बहुत इजी सवाल हो गया था। तो मैंने यही तीनों सवाल लिखे, फटाफट से बन गए मेरे। तो बस यही पूरे GST एंड टैक्स का मेरा रिव्यू है। तो ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को मतलब ऐसा दोष मत देना कि इसका अच्छा गया और मेरा ऐसा क्यों गया। ऐसा नहीं होता है, हर किसी की प्रिपरेशन अलग होती है। ये पेपर देखो ऐसे ही डिज़ाइन किया था कि हर कोई इसमें मात खा जाए, बट मैंने सही अप्रोच और सही स्ट्रेटजी से लिखा है इस बार। तो मेरे जो मार्क्स आएंगे अच्छे ही आएंगे इसमें, और मैं आपको शेयर भी करूँगी मेरे जो भी मार्क्स आएंगे। तो बस यही था मेरा रिव्यू। होपफुली सबका अच्छा ही होगा इस बार और सब पास हो जाए, ऐसा ही हम पॉजिटिविटी के साथ ही आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।